गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है दिसंबर 15 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग क्या क्या टॉपिक करेंगे। एक हल्का सा टॉपिक है, सिर्फ 2 लाइन का, जिसमें हम लोग इंडिया की सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे फास्टेस्ट है। ये कहाँ लॉन्च हुई है थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। प्रीलिम्स के लिए बस छोटा सा एक हल्की सी फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। उसके अलावा टैक्सीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इन दोनों का डिसएडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ई सिगरेट के बारे में बात करेंगे क्योंकि WHO ने कहा है कि भैया ई सिगरेट भी बहुत खतरनाक होती है। तो ये टॉपिक थोड़ा मेंस के परस्पेक्टिव से हम लोग पढ़ सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट के लिए भी ऐसा सेटअप बनाना चाहिए, जैसे आप इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हो, कि बनाया जाना चाहिए। अब इसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या है वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये टॉपिक आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिजिकल फेडरलिज्म क्या है, क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गई है और इनका ये कहना है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है पैसा देने की, स्टेट को वो नहीं दे रहा है। तो ये थोड़ा हम लोग देखेंगे। ये भी आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। COP 28 अभी खत्म हो चुका है दुबई में, तो इसके क्या क्या आउटकम रहे हैं वो हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। ये वाला टॉपिक भी मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये प्रीलिम्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है जी, चलिए। तो कोची में, बेसिकली कोची से न्यूज आती है, केरला से। और वहां पे एक बोट चलाई गई है। इस बोट का नाम आपने याद रखना है। ठीक है, बाराकूडा नाम है। अब आपसे ना एग्जाम में आजकल क्या कैसे क्वेश्चन पूछता है, 2-3 साल से आपको किसी एक स्पीसीज का नाम देता है, कोई एक ऐसा रैंडम नाम देता है और फिर बोलता है वो यूपीएससी बताइए क्या है, ये कोई फिश है या कोई जानवर है कि क्या है, नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाराकूला, बाराकूडा जो है एक, ये जो बोट है इसका नाम है। लेकिन ये जो बाराकूडा नाम रखा गया है, ये एक फिश के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना आपको बिल्कुल भी। तो फिश का नाम है और ये बोट का नाम भी है, ध्यान रखना है। तो फास्टेस्ट सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट है ये इंडिया में, जो कोची में चलाई गई है। इतना आपके लिए सफिशिएंट है। कौन सी कंपनी ने चलाई, कब चलाई, कहाँ चलाई, क्यों चलाई, वो इतना जरूरी नहीं है। प्रीलिम्स के सिर्फ याद रखो कि ये बोट है बाराकूडा, कोची में चलाई गई है। ये फिश का नाम भी है, उसी के नाम पे नाम रखा गया बस। एक बार में 12 पैसेंजर लेके जा सकता है। अब ये तो यूपीएससी में नहीं पूछेगा, है ना, कितने पैसेंजर लेके जा सकता है, कितनी स्पीड के साथ चलता है। 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये चलता है। फिर भी आपको मैंने बता दिया। खैर, इतनी इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है मैंने आपको बता दिया। तो इतना ही न्यूज़ है बस, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग। हाँ जी, यहाँ देखते हैं। इंडियाज नेट डायरेक्ट रिसीट राइज 23.4। तो जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमारी सरकार का होता है, वो 23.4% की ग्रो किया है। 10 लाख करोड़ रुपीस पहुंच चुका है November 30 तक। ठीक है, तो जितना बजट में हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग कलेक्ट करेंगे, जितना बजट में एस्टिमेट किया था, तो उसका अराउंड 60% ऑलरेडी हम लोग रिसीव कर चुके हैं। मतलब टैक्स कलेक्शन सरकार का डिसेंट हुआ है। तो ये न्यूज़ इतनी काफ़ी है। अब इतना सारा फैक्ट आप याद नहीं कर सकते, करना भी नहीं है। लेकिन टैक्स होता क्या है? देखिए, टैक्स हमारे पास इनडायरेक्ट भी होता है, डायरेक्ट भी होता है। बट इन जनरली टैक्स होता क्या है? क्या टैक्स मैंडेटरी होता है? बिल्कुल होता है। तो टैक्स एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन होता है। किसको? स्टेट रिवेन्यू को। और वो स्टेट सेंटर भी और स्टेट दोनों ही इंक्लूड यहाँ पे होते हैं। तो सर मतलब गवर्नमेंट आप कह सकते हो। तो ये जो इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक है, या कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा सरकार को एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। या फिर आप कोई ट्रांजैक्शंस करते हो किसी भी तरह का, आपने कॉपी पेन खरीदा, कुछ भी खरीदा, है ना, तो वो भी ट्रांजैक्शन हो गई। कमोडिटी कोई आपने खरीदी, सर्विस आपने लिया कोई, या कहीं पर आप एजुकेशन ले रहे हो, आप होटल में जाके रूम ले रहे हो, किसी तरह का सर्विसेज। तो इन सारी चीजों के बदले में आपको एक कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है सरकार को, जिसे हम लोग टैक्स कहते हैं। ठीक है, सरकार इसे अपने सिटीजन से कलेक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि सरकार को के खर्चे भी तो बहुत होते हैं ना। तो खर्चा करने के लिए उसको रिवेन्यू भी करना पड़ेगा। रिवेन्यू तो टैक्स से आएगा। वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो ये जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि टैक्स कितनी तरह का होता है। 2 तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है। कोई पर्सन है या कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, मान लो टाटा। अगर ये एक लिमिट से ज्यादा
पैसा कमाते हैं लिमिट से ज्यादा, तो इनको जो है कुछ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ टैक्स। एक जरूरत से ज्यादा कमाते हैं, मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो इसकी इनकम 2 लाख रुपए साल की है, 3 लाख रुपए है, 4 लाख है, 5 लाख है, तो इसको कुछ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कंपनीज में भी होता है। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। अब इसमें क्या है ना, मान लो ये पर्सन है कोई जिसका नाम है श्याम। अब श्याम की जो साला इनकम है वो 15 लाख रुपए है पर ईयर। अब इसको टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन क्या श्याम ये टैक्स किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि यही डायरेक्ट टैक्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स भी होता है। जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसी को चुकाना पड़ता है। यानी बर्डन भी आपके ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है। तो बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पॉइंट पे होता है डायरेक्ट टैक्स में। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अलग अलग लोगों की हो सकती है। जैसे आपने आपने एक दुकान पे गए, आपने वहां से एक जीन्स खरीदी। ठीक है, दुकान पे गए, आपने जीन्स खरीदी। अब इस जीन्स का मान लो 500 रुपये, या 500 रुपये तो खैर आजकल जीन्स अच्छी वाली आती नहीं है, मान लो 2000 रुपये जो है आपने जीन्स खरीदा, मान लो। ठीक है, अब जीन्स आपने खरीदा, 2000 रुपये आप दुकान वाले को पे करोगे। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि ये वो जो जीन्स जिसकी वो दुकान है, उस शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स देना सरकार को। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दुकान वाले की। लेकिन दुकान वाला क्या करेगा? अपनी जेब से थोड़ी देगा। वो जितना टैक्स सरकार उससे कलेक्ट करेगी वो उसी को इस प्राइस में ही ऐड कर देगा। मतलब आप वहां पे जीन्स खरीदने गए हो, तो आपने उस जीन्स के प्राइस में ऑलरेडी उस दुकान वाले का टैक्स पे कर दिया है। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दुकान वाले की थी, लेकिन बर्डन किसके ऊपर गया? वो आपके ऊपर गया। इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दे कोई और रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की है। ठीक है, तो बर्डन आप ट्रांसफर कर सकते हो। डायरेक्ट टैक्सेस में आप बर्डन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, जीएसटी मान लीजिए। ठीक है, जीएसटी एग्जांपल है। और यहाँ पे गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, कैपिटल गेन टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेटिव इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वो सब डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होते हैं। अब एडवांटेज तो हमें पता चल ही गया भाई डायरेक्ट टैक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि सरकार को रिवेन्यू कमाना होता है। लेकिन टैक्सेस के डिसएडवांटेज भी बहुत है। यूजली जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसे हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसे रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ठीक है, ये इनका करेक्टरिस्टिक्स भी है और इनका डिसएडवांटेज भी है कहीं ना कहीं। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो होती है, वैसे वैसे ही टैक्स रेट भी ग्रो होता है उसी के साथ साथ। आपकी इनकम 5 लाख रुपए सालाना है, उस हिसाब से रेट होगा। 7 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, 50 लाख है, जैसे जैसे आपकी सालाना इनकम बढ़ेगी उसी रेट में आपका टैक्स भी बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी सैलरी कम है, जिसकी इनकम कम है, उनके ऊपर कम टैक्स लगेगा, जिसकी ज्यादा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, इसलिए से प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। अब इसका एक करेक्टर आप ये मान के चलिए, इसमें आप ये मान के चलिए जो पुअर है, ठीक है, पुअर पीपल आर काइंड ऑफ अवॉर्डेड एंड रिच पीपल आर पनिश्ड, राइट? क्योंकि अमीर लोग हैं तो उनके ऊपर ज्यादा टैक्स रेट लग रहा है, गरीब के ऊपर जो है वो कम टैक्स रेट लग रहा है, और कई बार लगता भी नहीं है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है साल की, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा भी नहीं। तो गरीब आदमी को इसमें बेनिफिट है, अमीर आदमी से पैसा कलेक्ट किया जाता है, और बाद में यही पैसा सब्सिडी के रूप में, वेलफेयर स्कीम्स के रूप में वो गरीबों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये एक इसका करेक्टर होता है। लेकिन इसमें जो टैक्स रेट होती हैं डायरेक्ट टैक्स में, वो बजट में चेंज होती हैं हर साल। तो वो एक आर्बिट्रेरी है, फिक्स नहीं है। सरकार का जब मन कर करे उसको बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। तो लोगों के मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। और सीधी सी बात है यार, आप जो है मान लो 100 रुपए कमा रहे हो, उसमें से 20 30 रुपए 15 रुपए सरकार लेके चली जाती है, तो आप एक्साइटेड नहीं होंगे, है ना? आप 12 महीने काम करते हो, उस 12 महीने में से 2 महीने 3 महीने की सैलरी तो सरकार ले गई। एक्चुअल में आपने काम तो 9 10 महीने किया, 2 3 महीने की सैलरी तो सरकार ले गई है। तो लोग क्या करते हैं, लोग ये देना नहीं चाहते। अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई लोग देना नहीं चाहते, और उस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, या तो अपनी जो इनकम होती है उसको हाइड कर देते हैं,
बताते ही नहीं सरकार को मेरी इनकम कितनी है, या फिर कुछ फ्रॉड वगैरह करते हैं टैक्स रिटर्न वगैरह के लिए। ये सब दिक्कत होती है डायरेक्ट टैक्स में। तो डायरेक्ट टैक्स अगर बहुत ज्यादा होता है, अमीरों के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, तो फिर ब्लैक मार्केट जो है मैं वो शुरू कर देते हैं। तो ये भी इसका नुकसान है। लोग कहते हैं ना कि अमीरों पे टैक्स और बढ़ाइए। और टैक्स बढ़ा दोगे तो वो बताएंगे ही नहीं कितनी इनकम हो रही है, छुपाने लगेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं उनके पास। ऐसे जो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली अब ये मान के चलिए, ये पुअर को जो है वो पनिश करता है, पुअर को पनिश करता है, और इसीलिए इसे रिग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। पुअर को पनिश करता है कैसे? अब मान लो वही जीन्स वाला एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए। जीन्स की अगर आप बात करें तो यह जीन्स अगर मैं खरीदने जाऊंगा, मुझे भी 2,000 रुपए की मिलेगी। इसके ऊपर मैं भी मान लो 200 रुपये टैक्स दूंगा। अनिल अंबानी जी खरीदने जाएंगे, अनिल अंबानी, उनको भी ये जीन्स 2,000 रुपए की मिलेगी, वो भी 200 रुपये टैक्स देंगे। दोनों की इनकम में बहुत फर्क है। मान लो मैं कमा रहा हूं भाई 50,000 रुपये पर मंथ, अनिल अंबानी जी कमा रहे हैं 5 करोड़ रुपए पर मंथ। दोनों की सैलरी में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों टैक्स बराबर पे कर रहे हैं। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स का नुकसान। तो गरीब आदमी पनिश होता है, ठीक है, और अमीर आदमी, वो यहाँ पे एक तरह से रिवॉर्ड उसको दिया जा रहा है। इसलिए इसे रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को। तो इक्वल नहीं है, ठीक है। अमीर आदमी को अवार्ड दिया जा रहा है, गरीब आदमी को यहाँ पे पनिश किया जा रहा है इसमें, इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा नुकसान होता है। ठीक है, आगे चले। अर्जेंट नीड टू कंट्रोल यूज होता ई सिगरेट। डब्ल्यूएचओ ने कहा है भैया ई सिगरेट भी बहुत खतरनाक है। ठीक है, पहले क्या होता था, ई सिगरेट को प्रमोट किया जाता था, और ऐसा कहते थे लोग, ई सिगरेट से ना आप की जो आदत है दारू मतलब ये सिगरेट पीने की, वो छूट जाएगी। ये से बेसिकली लोग कहते थे कि डी एडिक्शन के लिए यूज करते थे ई सिगरेट। लेकिन अभी कुछ रिसर्च हुई है जिनका ये कहना है कि ई सिगरेट भी काफी खतरनाक होती है नॉर्मल सिगरेट से। तो इसलिए डब्ल्यूएचओ जो है इस तरह का वो लेके आया। हालांकि इंडिया में तो 2019 में ही लीगल तौर पे ई सिगरेट को हम लोगों ने बैन कर दिया, इंडिया में अलाउड नहीं है। हालांकि मार्केट में अभी आपको मिल तो जाएगी अगर आप लेना चाहो, बट इंडिया में वैसे बैन कर दिया गया है। कागजों पे तो इंडिया में बहुत चीजें होती हैं, ग्राउंड पे नहीं होती हैं। वैसे तो हम लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक भी बैन कर रखा है, धड़ल्ले से मिल रहा है। ये तो दिक्कत खैर इंडिया में है ही, बट एनीवेज इंडिया में लीगल तौर पे बैन है। तो इनका कहना है भैया ई सिगरेट बंद करो। तो ई सिगरेट बेसिकली होती क्या है, इन अ सिंगल सिंपल टर्म, ई सिगरेट इज अ डिवाइस दैट हैज शेप ऑफ अ सिगरेट। सिगरेट जैसी ही शेप होती है इसकी, ठीक है, इस तरह से। एंड सिगार पेन, ठीक है, लेकिन इसके अंदर टोबैको नहीं होता। निकोटिन होता है, टोबैको नहीं होता। और ये बैटरी पे चार्ज होती है। तो इसमें क्या होता है, जब बैटरी इस पर चार्ज होती है तो हीटअप होता है, और इसकी वजह से जो इसका केमिकल होता है वो वेपर बन जाता है, ठीक है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जब गैस में या मिस्ट में कन्वर्ट होता है वो आपकी लंग्स में जाता है, और जिससे जो भी इसका इफेक्ट होता है वो सबका होता है। ठीक है, तो पहले कहते थे भैया इसको स्मोकिंग क्विट करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी भी ये माना जा रहा है कि बहुत सारी कुछ रिसर्च हुई है कि जो अडोलसेंट हैं या जो वीमेन हैं उनकी फीटस पे फर्क पड़ता है, आपके लंग्स में नुकसान होता है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव भी होता है, क्योंकि निकोटिन जो सब्सटेंस है वो काफ़ी एडिक्टिव होता है। अगर आप इसे कंज्यूम नहीं करते हो तो आपकी बॉडी डिमांड करती है कि मुझे को निकोटीन चाहिए। हालांकि टोबैको नहीं होता इसमें, पर निकोटीन तो होता है जो डेंजरस अपने आप में। तो ये डब्ल्यूएचओ ने बेसिकली यहाँ पे कहा है। कुछ लोग इसे वेपिंग भी कहते हैं। वेपिंग, हालांकि वेपिंग थोड़ा डिफरेंट होता है ई सिगरेट से। एक दिन का लुक में भी फर्क होता है। जो वेपिंग होती है वो बिल्कुल पेन के जैसी होती है, ठीक है, उसके वो बैटरी चार्ज होती है। वेपिंग एक बार खत्म होने के बाद आप इसको रिफिल कर सकते हो फ्लेवर के साथ एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन ई सिगरेट को आप इस तरह से रिफिल नहीं कर सकते हो, एक बार खत्म होने के बाद इसको फेंकना पड़ता है। तो ये थोड़ा फर्क होता है, हालांकि फिर भी लोग ई सिगरेट और वेपिंग को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। चलिए जी, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मे गेट गवर्नमेंट फिजिकल सपोर्ट। अब हमारे देश में ये ना एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल एक पर्पस के साथ बनाए जाते हैं, और उसका पर्पस होता है एक्सपोर्ट पर्पस। ठीक, कुछ खास खास जगह पे होते हैं, एक्सपोर्ट के लिए होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी चीजें प्रोड्यूस होंगी, गुड्स सर्विसेज एंड ऑल दैट, उस उनको ना बहुत सारे टैक्स एग्जम्पशंस दिए जाते हैं, टैक्स में छूट दी जाती है।
वो इसलिए दी जाती है ताकि जो भी सामान वहाँ पे प्रोड्यूस करें उससे वो इजीली एक्सपोर्ट कर सकें और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ सके। ये चीज थी। अब आपको ये भी पता है कि हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ठीक है, इंडिया इसमें ग्रीन हाइड्रोजन में सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहता। आत्मनिर्भर से एक स्टेप आगे जाके हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो एक प्रपोजल ये आया है कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएं ताकि आने वाले समय में हम जो हाइड्रोजन के वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं उसे अचीव कर सकें। लेकिन इतना आसान नहीं है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर हाइड्रोजन लेके जाना, वहां पे प्रोड्यूस करना, फिर एक्सपोर्ट करना। आसान क्यों नहीं है? सबसे बड़ी बात यहाँ पे है लैंड की। अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए आपको ज्यादा लैंड नहीं चाहिए, 50 हेक्टेयर या उससे ज्यादा में आपका काम चल जाता है। छोटी छोटी प्रोडक्शन यूनिट होती हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इतना आप कर सकते हो, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन के लिए तो आपको भाई बहुत ज्यादा लैंड चाहिए होगी, है ना? आपको मान लो सोलर प्लांट लगाने हैं या आपको विंड टर्बाइन्स लगानी है। एक विंड टर्बाइन का एरिया जो है 250 से लेके 400 मीटर तक हो सकता है कुछ कुछ केसेस में। तो इसके विंड स्पैन बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना? तो मतलब एक यहाँ पे विंड लगेगा और एक यहाँ बहुत दूर लगेगा। अब सोच के देखिए, इतनी ज्यादा लैंड आप खरीदोगे, उस खरीदोगे फिर वहां पे प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में, उसको फिर एक्सपोर्ट करोगे। तो लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा मैटर यहाँ पे रहने वाला है। तो इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब पता नहीं गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करेगी अगर ये प्रोजेक्ट आता है तो ये, बट दिस इज अ चैलेंज। अब एक चैलेंज यहाँ पे टैक्सेस का भी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत ज्यादा टैक्स में छूट दी जाती है कंपनीज को। 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए टैक्स आपको देना ही नहीं है। आप सिर्फ एक्सपोर्ट करिए, वहां से डॉलर लेके आइए, और 10-12 साल के बाद आपके ऊपर हम लोग टैक्स लगाएंगे बेसिकली। लेकिन अभी फिलहाल जो रूल हैं हमारे, वो ये कहते हैं कि जो नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट्स हैं, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आप इनसे बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है? और अगर प्रोड्यूस करोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये रूल वगैरह भी आपको चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है? रूल चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो जो ग्रीन एनर्जी होगी सोलर विंड वगैरह से, इसे एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, रॉ मटेरियल है, क्योंकि इस रॉ मटेरियल से आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो। यूजली क्या होता है, मान लो आपने कोल जलाया, कोल एक रॉ मटेरियल है, कोल से आपने बिजली बनाई, ठीक है? अब क्या होगा, पहले आप सोलर से बिजली बनाओगे, अब यहाँ पे ये रॉ मटेरियल है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन अब क्या होगा, उल्टा होगा। पहले आप क्या करेंगे, सोलर या विंड का यूज करोगे, इससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे, इस इलेक्ट्रिसिटी से आप हाइड्रोजन जनरेट करोगे। अब यहाँ पे 3 स्टेज हो गई। तो किसको रॉ मटेरियल माने? इसको रॉ मटेरियल माने, इलेक्ट्रिसिटी का रॉ मटेरियल माने, क्योंकि हाइड्रोजन तो फाइनल प्रोडक्ट है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ये इसको सोलर मानते हैं अगर रॉ मटेरियल, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर इसको मानते हैं फिर टैक्स में आपको छूट नहीं मिलेगी। अब ये ऐसे रूल्स हमारे यहाँ पे बने हुए हैं, थोड़ा सा उसको चेंज तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा ट्रांसमिशन का एक बहुत बड़ा बैरियर यहाँ पे रहने वाला है। 1 मेगावाट बिजली जो सोलर या विंड से जनरेट होती है, उसे अपने नॉर्मल ग्रिड के साथ कनेक्ट करने में 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। ये बैरियर्स भी हैं साथ के साथ कि तो कैसे करोगे, तो ये दिक्कत तो है। खैर, अब देखते हैं इन चैलेंजेस को कैसे हम लोग दूर करेंगे। बट ग्रीन हाइड्रोजन पे जिस तरह से इंडिया फोकस कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, वो एक काबिले तारीफ तो ऑफ कोर्स है ही। क्या क्या बेनिफिट हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन के? ऑफ कोर्स इट कैन बी अ गेम चेंजर इन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि इंडिया 85% के आसपास जो ऑयल या गैस होती है, उसका 53% हम लोग गैस का इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आने वाले समय में अगर इंडिया यू नो ग्रीन हाइड्रोजन में अगर अच्छा खासा अगर हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं तो काफ़ी बर्डन जो है हमारा कम हो जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कई सारी चीज़ें यहाँ पे बोली हैं, जैसे फर्टिलाइजर प्लांट्स वगैरह होते हैं, ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, है ना? तो गवर्नमेंट इनको कहती है भैया आप ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो परचेज करें, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। डिमांड ही नहीं है तो प्रोड्यूस करके क्या ही करोगे, वो खाली पड़े पड़े भी वेस्ट हो जाएगी। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, खासकर जो ट्रक, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली हाइड्रोजन को इंक्लूड कर सकते हैं। इंडिया का जो पेरिस में हम लोगों ने अपना NDC दिया था, नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन, उसको अचीव करने के लिए हम लोग
कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे सीमेंट हो गया, ठीक है। ये ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होना ही होना है। तो ऐसे एरियाज जिनसे आप नहीं बच सकते, वहां पे आप लोग हाइड्रोजन का यूज कर सकते हो। तो इसका पोटेंशियल तो बहुत है, बेनिफिट तो बहुत है, बट चैलेंजेस भी बहुत है, क्योंकि H2 प्रोड्यूस करने में बहुत खर्चा हो जाता है, और इसी खर्चे की वजह से चीजें नहीं, और अनसेफ तो खैर थोड़ा सा है ये, क्योंकि हाईली इनफ्लेमेबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई इसका बाई प्रोडक्ट वगैरह हार्मफुल नहीं होता है। बट थोड़ा सा फिलहाल जो टेक्नोलॉजी है वो अनसेफ भी नजर आती है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा। तो भाई केरला की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सेंटर के अगेंस्ट में चली गई है, और इनका कहना है कि साहब, जो ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसका वायलेशन कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखिए, सेंटर और स्टेट का रिलेशन जो हमारे देश में है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन किया गया है, क्योंकि हम लोग एक फेडरल कंट्री हैं। खासकर इकोनॉमिकली अगर आप बात करें तो सेंटर बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसलिए सेंटर से बहुत सारा पैसा वो स्टेट की तरफ जाता है। तो फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन देता है उसके बेसिस पे वो यहाँ ट्रांसफर होता है, तो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के रूप में या डिस्क्रिशनरी ग्रांट के रूप में। डिस्क्रिशनरी ग्रांट का मतलब होता है कि सेंटर स्टेट्स की कंडीशन को देखते हुए कम या ज्यादा पैसा उनको दे सकता है। स्टैट्यूटरी ग्रांट मतलब जो फाइनेंशियल कमीशन ने डिसाइड किया है कि इतना परसेंटेज जाना चाहिए, तो वो जाता ही जाता है। तो ये तरीके रहते हैं, तो ये इस पूल से यहाँ पे पैसा ट्रांसफर होता है, लेकिन वो प्रॉपर हो नहीं रहा है। फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि सेंटर से जो स्टेट में पैसा जाएगा, जो टैक्स कलेक्शन इनका होगा सेंटर का, उसका अराउंड 41%, पहले तो 42% कहा था, लेकिन बाद में जब जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया गया था तो 41 हो गया था। तो 41% पैसा सेंटर से स्टेट में जाना चाहिए, ऐसा फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था, लेकिन वो जा नहीं रहा है। 2018 में 35% गया, 2019 में थोड़ा ज्यादा हो गया 42%, क्योंकि कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिला। अब देखिए आप 2020, 21, 22, 23 एंड ऑल दैट, किसी में भी 41% या इससे ज्यादा जो कि टारगेट है वो नहीं दिया गया है। 2022 में 40.3%, 2023 में 37, यहाँ पे 36, 38। तो ऑलरेडी, और ये सिर्फ केरला की बात नहीं है, ये सभी स्टेट्स की बात है। अब इसमें अगर आप केरला का निकालोगे तो केरला वाला तावा कम से कम 32-33 के आसपास जाएगा। लेकिन है तो, अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? भैया जब 41% सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसने फाइनेंस कमीशन ने बोला, तब क्यों नहीं दे रहे हो? सरकार ने जो तरीके अपनाए हैं वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं। जैसे जो टैक्स कलेक्शन होता है, आपको उसका 41% देना है, और ये मैंडेटरी है, ठीक है। बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, पिछले कई सालों से टैक्स रेट को कम कर रही है। टैक्स रेट हमारे देश में रिड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो। अब जब टैक्स रेट ही आपने कम कर दिया तो टैक्स कलेक्शन भी कम हो गया। बट बट गवर्नमेंट सेस और सरचार्ज इनको बढ़ा रही है। सेस और सरचार्ज से सरकार के पास जो पैसा आता है वो स्टेट को देना मैंडेटरी नहीं होता, टैक्स तो मैंडेटरी होता है। तो सरकार का यह कहना है कि भाई क्योंकि टैक्स रेट मैंने कम कर दिया है, इसलिए मैं आपको 41% नहीं दे सकता। लेकिन सेस और सरचार्ज सरकार ने बढ़ा दिया, जो कि स्टेट के साथ शेयर करना मैंडेटरी नहीं है। तो सरकार की खुद इनकम कम नहीं हुई है, क्योंकि जो टैक्स रेट से कम इनकम हुई वो सेस या सरचार्ज से बढ़ गई, लेकिन वो स्टेट को दे नहीं रहे हैं क्योंकि वो मैंडेटरी है ही नहीं। ये दिक्कत है जिसकी वजह से जो पैसा दिया जा रहा था सेंटर से स्टेट को, वो कम हो गया है। अब ये जो स्टेट्स होते हैं वो अपनी जीडीपी का 3.5% से ज्यादा बोरो नहीं कर सकते, उनके ऊपर एक लिमिट लगा दी गई है, ठीक है जी। और जो पैसा वो बोरो करते हैं उसके लिए उनको सेंटर की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑफ बजट बोरोइंग कर ही नहीं सकते। तो जब सेंटर बोरो स्टेट बोरो ही नहीं कर सकते तो भैया डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कैसे करोगे? फिर हमारे यहाँ पे जीएसटी भी आ गया है। जीएसटी की वजह से बहुत सारे ऐसे ऐसे टैक्स जो पहले स्टेट्स लगाया करते थे अब नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी काफी ज्यादा पावर्स को सरेंडर भी वहां पे कर दिया है। तो जिसकी वजह से अब दो तीन चीजें यहाँ पे हो गई। एक तो स्टेट्स की खुद की जो इनकम थी, रिवेन्यू हुआ करता था, वो फॉल हो गया।
ऊपर से सेंटर की से जो स्टेट की तरफ पैसा जाता था, ठीक है, जो टैक्स वाला जाया करता था, जो मैंडेटरी था, वो कम हो गया, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स गवर्नमेंट ने जो टैक्स रेट्स है उनको ही कम कर दिया। सेंटर ने सेस और सरचार्ज इन दोनों को बढ़ाया, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का रिवेन्यू वो इंक्रीज हुआ, लेकिन ये स्टेट के साथ शेयर करना मैंडेटरी ही नहीं है। ये कुछ दिक्कतें यहाँ पे हैं, और इसी को आप लोग फेडरल इकोनॉमिक फेडरल स्ट्रक्चर का नाम भी दे सकते हैं। चलिए जी, COP 28 हुआ दुबई में, खत्म भी हो गया, आया और गया। क्या बेनिफिट हुआ, क्या नहीं हुआ? तो लगभग लगभग आप ये कहिए, जो बातें पहले से चल रही थी, ऑलमोस्ट वही बातें हुई है। पेरिस के अंदर जब हमारा कोप हुआ था, तो उसमें 200 से ज्यादा कंट्री ने अग्री किया था कि हम लोग नेट जीरो नेट जीरो अचीव करेंगे 2050 तक, लगभग लगभग, और दुनिया के टेम्परेचर को 1.5% तक रोकेंगे। ये उनका कहना था। लेकिन आईपीसीसी का ये कहना है कि भाई, जिस तरह से हमारे हालात चल रहे हैं ना, जिस तरह से CO2 को हम लोग रिलीज कर रहे हैं, 1.5% तो छोड़िए, अब 2% भी छोड़िए, हम लोग 2.7% हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कंपेयर करेंगे तो 2100 तक। तो विंडो ना हमारे पास बहुत छोटी बची है। आपको सुनने में ज्यादा लग रहा होगा 2050 बहुत दूर है, लेकिन ज्यादा दूर है नहीं। जब हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं, 2050 तो कुछ भी नहीं होता है, राइट? तो ये उन्होंने कहा है। अब COP 28 के अंदर एक हल्का सा स्टेप हम लोगों ने फॉरवर्ड लिया है, बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड लिया है। तो उसकी क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या बातें हुई COP 28 के अंदर? तो एक बात तो ये कही गई कि ये फॉसिल फ्यूल को फेज आउट किया जाए। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे। एक तो उन्होंने ये बात बोली। हालांकि ये बहुत कंट्री सपोर्ट इसको नहीं कर रही है, बट ठीक है, बोलने के लिए उन्होंने बोला है, तो ये एक चीज उन्होंने यहाँ पे कही है। एक चीज उन्होंने ये भी कही कि भाई, हम लोग 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको कम से कम 3 टाइम्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। एक इन्होंने ये कहा 11,000 गीगावाट तक हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, करेंगे तो। फिर इन्होंने कही भी कोल को कंप्लीटली खत्म करेंगे। अब वो माइंड्स में पड़ा हुआ, उसको पड़ा रहने दो, हम उसको निकालेंगे ही नहीं जमीन से, क्योंकि कोल तो बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि इसी से CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये बात इन्होंने ग्लासगो में भी कही थी, ये बात इन्होंने यहाँ पे दुबई में भी कही है। बट इंडिया स्पेशली, या कुछ और डेवलपिंग नेशंस, वो तो इसका बुरी तरह से सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम तो केस भाई डिपेंड ही करते हैं कोल के ऊपर, है ना? चाइना ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज में मीथेन के बारे में भी बात इन्होंने कही है, क्योंकि CO2 के बाद मीथेन सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। और हमारे पास जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है, बहुत सारी कंट्रीज ने उसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया है। तो अगले 10 सालों में हमें कम से कम 30% हम लोग अपने मीथेन के एमिशन को भी कम करेंगे। लेकिन ये हम लोग ध्यान रखना है, कौन से साल से कंपेयर कर रहे हैं? क्या हम इसे प्री इंडस्ट्रियल से कंपेयर कर रहे हैं, 2000 से कंपेयर कर रहे हैं, 2010 से कंपेयर कर रहे हैं? ध्यान देना है, ये जो 30% मीथेन की रिडक्शन करनी है, वो 2020 के लेवल से करनी है। 2020 के लेवल, ऐसे एग्जाम में पूछता है आपसे, वो यहाँ पे चेंज कर देगा, प्री इंडस्ट्री लिख देगा, 2000 लिख देगा, 2005 लिख देगा। ध्यान देना, आपने 2020 के लेवल से मीथेन की प्रोडक्शन हमें कम करनी है। ठीक है, 30% कम करनी है, हमें थोड़ा ध्यान देना है। कनाडा, US, ब्राजील, इजिप्ट वगैरह ने इसके लिए काफी काम भी किया है, और $1 बिलियन इसके लिए उन्होंने फंडिंग की बात भी कही है। लॉस एंड डैमेज फंड, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। लॉस एंड डैमेज की बात पिछले 25-30 सालों से हो रही है, फाइनली जाके वो कुछ कंक्रीट रूप में बन के सामने आया है। पिछले साल भी जो हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, कुछ हो नहीं पाया था। तो $800 मिलियन के आसपास का कंट्रीब्यूशन अभी इन लोगों ने यहाँ पे किया है। WHO, सॉरी, वर्ल्ड बैंक जो है वो इसको अभी होस्ट कर रहा है। ये तो टॉपिक हम लोगों ने परसों भी किया था DNA में। ठीक है, तो ये कुछ की हाइलाइट्स है। इसके अलावा छोटी छोटी हाईलाइटें और भी हैं, वो थोड़ा हम लोग कभी बाद में देखेंगे। या फिर जो वीकली मैगजीन होती है, मंथली मैगजीन होती है हमारी, ठीक है, उसमें बहुत डिटेलिंग में जाएंगे हम लोग। बट ये मोटे मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए COP 28 का आउटकम हुआ क्या है। इतना ही था इसके बारे में। तो उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।